अब हम देखेंगे कि अदिश जो फलन है उसकी प्रवणता, मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या, हमने इसका भौतिक अर्थ देख लिया था, ग्रेडियंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट किसका निकालते हैं। तो हमने देखा था कि ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन है उसका हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। और ग्रेडियंट निकालने के बाद जो राशि मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम क्या कहेंगे आज अब देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है कि जो अदिश फलन है, अदिश फलन से फाई मान लो, फाई कोई अदिश फलन है। अदिश फलन का मतलब क्या होता है कि इसमें वेक्टर, इसमें वेक्टर, इसमें वेक्टर नहीं है, बस अदिश फलन है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अब सुनो, जैसे आपके पास पोटेंशियल है, टेम्परेचर है, वो सारे एक अदिश फलन के एग्जाम्पल ही अदिश क्वांटिटी है। हाँ, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मतलब प्रवणता कहते हैं। अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश राशि का ग्रेडियंट या अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है, ठीक है। अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की, अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये बात सुनो, हमने ये इसकी डेफिनेशन लिखी और इसको हम किससे व्यक्त करते ही होता है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे, जब डेरिवेशन करेंगे तब देखेंगे कि अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, मतलब अभिलंब दिशा में होती है। अदिश फलन में जो अधिकतम परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, अदिश फलन के, अदिश फलन है उसके लंबवत दिशा में होती है। अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन अधिकतम परिवर्तन अदिश फलन के अभिलंब दिशा, अभिलंब का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, अभिलंब दिशा में होती है। अर्थात जो ग्रेडियंट है, स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट है उसकी डायरेक्शन, अर्थात अदिश राशि की प्रवणता की दिशा, प्रवणता की दिशा अदिश फलन के अभिलंब दिशा में होती है। अभिलंब का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन दिशा में होती है, ठीक है। अब बात सुनो, कोई भी हमारे पास अदिश फलन है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं। कोई भी हमारे पास अदिश फलन है उसको सम अदिश पृष्ठ के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जो पृष्ठ बनेगा उसकी अभिलंब की डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल ऐसे, यह कोई पृष्ठ है इसके नॉर्मल ऐसे
इस डायरेक्शन में उसकी ग्रेडियंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, या इस स्केलर क्वांटिटी में अधिकतम परिवर्तन इस डायरेक्शन में होगा। जैसे ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इसमें अधिकतम परिवर्तन किस, ये हमारे पास कोई अदिश राशि का पृष्ठ है ये, क्योंकि अदिश जो फलन है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, सम अदिश पृष्ठ के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये मान लो कोई सम अदिश पृष्ठ है, तो इसकी डायरेक्शन, इसमें जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मल की तरफ होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ऐसे ये कैप की तरफ बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी में एक पॉइंट लिखते हैं, अदिश फलन को सम अदिश पृष्ठ द्वारा व्यक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सम अदिश पृष्ठ मतलब कोई भी हमारे पास अदिश राशि है, या कोई भी हमारे पास अदिश फलन है, उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, सम अदिश पृष्ठ के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा होगा सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ क्या होती है, ऐसा पृष्ठ या सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या होता है, समान होता है। विभव कैसी राशि है, ये जो विभव है, ये वाला पार्ट, ये कैसी राशि है, अदिश राशि। तो ये हो गया सम अदिश पृष्ठ, सम अदिश फलन हो गया। इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, सम अदिश पृष्ठ के द्वारा। ठीक है ना, कहने का मतलब जिस पृष्ठ पर अदिश राशि का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, सम अदिश पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर अदिश राशि कोष्टक में विभव का मान, ऐसा पृष्ठ जिस पर अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, एक समान रहे, उसे सम अदिश, हम किसके लिए डिफाइन करें, विभव के लिए, तो सम अदिश या सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ये हमने जो लिखा है सम अदिश पृष्ठ, ये सम विभव पृष्ठ, ये हमने पढ़ा भी है, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि सम अदिश पृष्ठ किसे कहते हैं, जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि अदिश राशि का मान समान होता है तो उसे सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। तो हमने कहा ऐसा पृष्ठ जिस पर अदिश राशि या विभव, जैसे विभव का एग्जाम्पल एक चल कर रहे हैं, का मान पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहे, उसे सम अदिश पृष्ठ या सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो ठीक है, हमने क्या सीखा इसमें कि पहले बार अदिश राशि, जो हमारे पास अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश फलन की प्रवणता किसके निकालते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी के निकालते हैं या अदिश फलन के निकालते हैं, और निकालने के बाद जो हमें मिलेगा, ग्रेडियंट निकालने के बाद अदिश राशि का ग्रेडियंट निकाला, उसके बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो पृष्ठ है उसके अभिलंब दिशा में या लंबवत दिशा में होगी।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता, ये हमारे पास लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता, इसके हम डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन करने के लिए हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, अदिश फलन की प्रवणता की जो डेरिवेशन है वो। लेकिन हम बेस सेकेंड ईयर में जो पढ़ेंगे वो लांबिक या ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या बनाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेडियंट निकालना है, अदिश फलन की प्रवणता निकालनी है, तो किसी भी अदिश राशि की जो प्रवणता है या अदिश फलन को हम कैसे व्यक्त करते हैं, समविभव पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ये हमारे पास कोई u1 है, u1, ये u1 वक्र है, ये u2 वक्र है और ये u3 वक्र है। और ये हमारे पास क्या है, u1 एक्सिस, ये u2 एक्सिस है, u3 एक्सिस है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे मानते हैं। इसकी जो पोजीशन वेक्टर हमने मान रखी है यहाँ पर, ये मान ली, इसकी पोजीशन वेक्टर ये मान ली, इसकी पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r, और इसको हमने मान लिया r प्लस डी आर वेक्टर। ये हमारा कोई ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम O है। ठीक है, ये प्लेन पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ये पृष्ठ भी ऐसे रखा हुआ है, तो इसके जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्मल की होगी, एन कैप बोलते हैं। वही जो मान है इस पॉइंट को हम बोलते हैं P, इस जो डिस्टेंस है इसको बोलते डी एन वेक्टर, डी एन बोलते। इसको वेक्टर नियम से कितना होगा, ये हमारे पास एक पृष्ठ है S1, एक पृष्ठ है S2। S1 पृष्ठ पर जो स्केलर क्वांटिटी का मान है वो हमने माना 5 बोल दो, और इस पर जो हमने माना स्केलर क्वांटिटी का मान 5 प्लस डेल 5।
क्योंकि जो स्केलर जो फंक्शन होता है, अदिश फलन होता है, वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। तो यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो कोऑर्डिनेट का मान वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो अदिश फलन का मान है वो भी क्या होगा, चेंज हो रहा है। इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अदिश फलन का मान आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर। और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपको अदिश राशि का मान कितना मिलेगा, फाई मिले, फाई प्लस डेल फाई मिलेगा। ठीक है, ये सम अदिश पृष्ठ हो गई, ये S1 है, ये S2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो गई, dr वेक्टर। ठीक है, हाँ, इतना हमारे पास डायग्राम हो गया। हमने क्या माना, हमने दो सम अदिश पृष्ठ माने S1 व S2। S1 पृष्ठ पे जो अदिश फलन का मान है वो फाई माना, और S2 पृष्ठ पर जो अदिश फलन का मान है वो फाई प्लस डेल फाई माना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल आर मानी, और इसकी S1 पृष्ठ की ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर आर कैप माना, और जो S2 सदिश है, S2 जो पृष्ठ है उसकी पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष आर प्लस डेल आर माना। ये दूरी इतनी होगी। हाँ, माना वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में S1 तथा S2 सम अदिश पृष्ठ है। S1 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान, अदिश फलन का मान फाई तथा S2 पृष्ठ पर अदिश राशि का मान, यह फलन का मान फाई प्लस डेल फाई है। ऐसा हमने माना। हमने क्या माना, S1 और S2 कोई दो पृष्ठ है, इस पर जो अदिश राशि का मान फाई है, इसका मान फाई प्लस डेल फाई, ये हमने लिखा है। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो पृष्ठ S1 की मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर वेक्टर, और जो S2 है उसका मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो आर प्लस डेल आर। माना पृष्ठ S1 तथा S2 का S1 तथा S2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्रमशः आर तथा आर प्लस डी आर वेक्टर है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो S1 जो S2 पृष्ठ है वो S1 के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस पर है, डी आर वेक्टर का। ये हो गया, या फिर वेक्टर एडिशन रूल से भी निकाल सकते हो। S2 पृष्ठ S1 पृष्ठ के सापेक्ष डी आर दूरी पर रखा है। इतना हो गया। ठीक है, ये हम एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब इतना हो गया, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब आगे देखो, त्रिभुज कौन सा, बी
ए पी से कितना होगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टा करण। आधार कितना, आधार क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ये हमारे पास एल हो गया। 90 के सामने वाला करण ये Q हो गया, ये बच गया जो आधार हो गया। तो इसका मतलब आधार का मान हो गया AP और कर्ण का मान कितना हो गया AB। इसका मतलब हो गया ये जो हमारे पास है DN और ये जो हमारे पास है वो हो गया DR। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया DN इक्वल टू DR कोस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं DR इक्वल टू DN अपॉन में कोस थीटा। इसको समीकरण 1 बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अदिश फलन फाई में AB दिशा में परिवर्तन। AB दिशा में परिवर्तन कितना होगा, AB दिशा में परिवर्तन होगा डेल फाई अब 1 में डेल, क्योंकि इधर R है, R के रेस्पेक्ट में होगा, ये होगा। इसको समीकरण 2 दे दो। अदिश फलन फाई में AP दिशा में परिवर्तन, AP दिशा में परिवर्तन कितना होगा, वो हमारे पास होगा डेल फाई अपॉन में डेल है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, आगे देखो समीकरण 2 और 3 से कितना होगा, 2 तथा 3 से 2 व 3 से कितना होगा, हमारे पास होगा डेल फाई DR का मान ये रखो, समीकरण हाँ समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से, हाँ डेल फाई DR है, DR का मान रखो DN और यहाँ पर आएगा कोस थीटा। ठीक है, हाँ तो इसके बाद देखो अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन के लिए कोस थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो कितना होगा, कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, कोस थीटा का मैक्सिमम मान होता है हमारे पास वो होता है 1। तो अदिश फलन फाई में अदिश फलन फाई में PQ दिशा में AB दिशा में
अधिकतम परिवर्तन। अधिकतम परिवर्तन कितना होगा, ये हमारे पास होगा डेल फाई डी फाई अपॉन में डी एन मैक्सिमम। और इसी अधिकतम परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू कितना हो गया, डी फाई अपॉन में डी एन का मान क्या होगा, मैक्सिमम। ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट की परिभाषा। इससे ये ग्रेडियंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन। तो डायरेक्शन आएगी इसकी, वो किस तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। क्योंकि अधिकतम जो परिवर्तन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। डायरेक्शन किस तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी एन। इसमें परिवर्तन कैसा, मैक्सिमम किस तरफ होगा, एन कैप के रेस्पेक्ट में। देखो ये एन कैप के रेस्पेक्ट में मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, दिशा कैसी होगी, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। आगे देखो, डेरिवेशन करने के लिए, क्योंकि हमें तो ऑर्थोगोनल में निकालना है, तो इसको बोलो समीकरण नंबर कितना, 4 बोल दो। समीकरण 4 को स्थिति सदिश से डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन करने पर करो, डॉट प्रोडक्ट करो, कितना होगा, ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर कितना हो गया, डेल फाई अपॉन में डेल एन। यहां पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा, क्योंकि यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक से ज्यादा हो तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। और जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास फाई है वो कोऑर्डिनेट का क्या होता है, फलन होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया। यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट ओनली फॉर एक है, एक पर डिपेंड करेगा, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करेंगे। यदि वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एन डी आर वेक्टर ऐसा किया, इसको सोल्व करो, डी फाई डी एन कितना हो गया, एन कैप का बोर्ड डी आर वेक्टर और कोस थीटा कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया डी फाई अपॉन में डी एन। इसका मान 1 हो गया, इसका मान हो गया डी आर, इसका मोड कोस थीटा। हमारे पास समीकरण एक आई थी, क्या समीकरण एक आई थी हमारे पास, डी आर या डी आर बोल दो, मैग्नीट्यूड मत लगाओ, डी आर कोस थीटा इक्वल टू डी एन। तो समीकरण एक से कितना होगा, समीकरण एक से हमारे पास होगा, इसको इरेज करता हूं, समीकरण एक से हमारे पास होगा ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई डी एन और डी एन दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई, ये हमें मिल गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो आगे सुनो, समीकरण 5 आ गई, क्योंकि अदिश फलन है वो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो हम अदिश फलन फाई इक्वल टू, हमने माना
फाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, ये माना कर्वीलिनियर की बात करें तो आपके कोऑर्डिनेट है u1 u2 और u3, तो इसका इसमें चेंज कितना होगा d फाई। ध्यान रखना कि जो हमेशा अदिश फलन होता है वो पोजीशन का फंक्शन होता है। पोजीशन मतलब पोजीशन किस पे डिपेंड, कोऑर्डिनेट पे करती है, कोऑर्डिनेट पे कर रहा है, क्योंकि हम कर्वीलिनियर की बात कर रहे हैं तो ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट पे u1 u2 3 आएगा। तो अब इसका क्या होगा, ओनली पार्शियल डेरिवेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है। तो कितना होगा d फाई अपॉन d फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू du1, d फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू du डेल u2 du2 डेल फाई डेल u3, और यहाँ पर कितना होगा u3। इसको इक्वेशन बोलो 6। माना ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके कंपोनेंट माना मैंने g1 e1 g2 e2 g3 e3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7, ये हमने क्योंकि जो u1 वेक्टर के वेक्टर की डायरेक्ट जो u1 कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसके कोरोस्पोंडिंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको e1 कैप बोलते हैं, u2 के कोरोस्पोंडिंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको e2 बोलते हैं, और जो u3 एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको e3 कैप बोलते हैं। किसमें, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आप करते तो उसमें क्या होता है, उसमें हम आई कैप जे कैप के कैप एक सदिश के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो तो इतना हमने लिख दिया, 6 और 7 हो गया। अब हम जानते हैं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में या वक्र रेखीय लांबिक वक्र रेखीय, ऐसे लिख लो, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश में परिवर्तन कितना होता है, डी आर वेक्टर। इसको हमने बोला होगा E1 H1 DU1, E2 H2 DU2, E3 H3 DU3, ठीक है। 6 7 8 हो गया, ठीक है। 8 तक हमारे पास इक्वेशन हो गई। समीकरण 8 और इससे कौन सा, ये 7 से, समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 तथा 8 से कितना हो गया, ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर इक्वल टू, रखो मान, इसका मान कितना है, G1 E1 कैप, G2 E2 कैप, G3 E3 कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है हमें, इसके साथ E1 कैप H1 कैप DU1, E2 कैप H2 कैप, H2 कैप नहीं आएगा, E2 कैप H2 DU2, E3 कैप H3 DU3। अब बात सुनना कि जो हमारे पास E1 को E1 से मल्टीप्लाई करोगे या E2 को E2 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, E3 को E3 से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मान मिलेगा 1। E1 को E2 से या E2 को E3 से या E3 को E1 से या E2 को E1 से या E3 को E2 से
और E1 को E3 से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मान मिलेगा 0। कैसे? क्योंकि जो हमारे पास E1 कैप और E1 कैप डॉट प्रोडक्ट है, इसको एक को सोल्व बता रहा हूं मैं, E डॉट E डॉट, ठीक है। तो कितना होगा, इसका मोड E1 का मोड, E1 का मोड, E1 का मोड, और क्या आएगा कोस थीटा। हमारे पास E1 कैप है और E1 कैप मतलब सेम इकाई सदिश के बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है 0। सेम इकाई सदिश के बीच एंगल कितना बनता है 0। तो हमारे पास कितना हो गया, ये थीटा का मान कितना हो गया 0। तो इसका मान कितना हो गया E1 डॉट E1 डॉट, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का मोड 1 हो गया और इसका मान आ गया 1। इसी प्रकार जो E2 E1 डॉट E2 करेगा तो आपके पास एंगल बनेगा, क्योंकि E1 इधर है U1 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, और जो E2 है वो U2 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 का। तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा उसमें, इस वाले ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो इस वाले केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इन वाले केस में, ठीक है। आप ये करके देख लेना, फिर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट करके। हाँ, तो हमारे पास क्या होगा, सेम सदिश का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, सेम इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और अलग अलग इकाई सदिश का जो ऑर्थोगोनल है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। तो इसके बाद देखना हमारे पास कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर, इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा E1 डॉट E1, इसका मान 1 हो गया तो हमारे पास आएगा G1 H1 DU1 प्लस, इसको हम करेंगे इससे E1 डॉट E2 का मान हो गया 0, E1 को E3 से करेंगे, E1 को E3 से किया तो मान हो गया 0 प्लस, ये तो हो गया ये वाला काम। अब देखना दूसरा, E2 को E2 से करेंगे E1 से, E2 को करेंगे E2 को करेंगे E1 से 0, E2 को करेंगे इससे तो मान मिलेगा 1। तो हमारे पास कितना होगा G2H2 DU2, ठीक है। E2 को इससे करेंगे तो मान मिले कितना 0 प्लस, ये हो गया। अब बचा हमारे पास लास्ट 3 टर्म, E3 को किससे करेंगे E1 से, कितना मिलेगा 0, E3 को किससे करेंगे 2 से तो मिलेगा 0 और प्लस लास्ट हमारे पास कितना मिलेगा, E3 को E3 से करेंगे तो मिलेगा G3 H3 और DU3, ठीक है। तो हमारे पास कितना मिला, ग्रेडियंट फाई डी आर वेक्टर इक्वल टू G1 H1 DU1 G2 H2 DU2 और G3 H3 DU3। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 9। ये हमारे पास किसके इक्वल थी, ये हमारे पास थी समीकरण डेल फाई के बराबर, ठीक है। समीकरण 9 और जो समीकरण 6 है इनकी गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 6 तथा 9 से गुणांकों की तुलना करने पर DU1 DU2 तथा DU3 के गुणांकों की तुलना करने पर कितना होगा, करो तुलना। तो हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है
du1 उसमें कितना था, उसमें हमारे पास था d5 का मतलब फाई का u1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा, ये किसके इक्वल होगा, g1 h1। तो इसका मान कितना मिलेगा आपको, मिलेगा g1 इक्वल टू 1/h1 और कितना मिलेगा 1/h1 डेल फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू du1। ठीक है, दूसरा कंपेयर करो कितना मिलेगा d5 du2। ठीक है, g2 अपने पास मान कितना मिलेगा, g2 का मान आएगा 1/h2 डेल फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u2। और नेक्स्ट हमारे पास कितना मिलेगा, डेल फाई का पार्शियल डेरिवेटिव u3 के रेस्पेक्ट में g3h3। यहाँ से g3 का मान कितना मिलेगा 1/h3 डेल फाई का पार्शियल डेरिवेटिव u3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये मान आ गया समीकरण 10, 9, 10, 11 और 12 है। इनका मान फाइव में रखने पर समीकरण 10, 11, 12 का मान, समीकरण 10, 11 तथा 12 का मान हमारे पास समीकरण आई थी, एक ये समीकरण आई होगी, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू हमने माना था g1 e1 कैप, g2 e2 कैप और g3 e3 कैप। ये हमने माना था। 5 है कौन सी है, जो भी है, शायद इसको 5 बोला था, देख लेना। उसमें रखने पर का मान, जैसे 5 माना था तो 5 में रखने पर, जो भी समीकरण है इसमें रखने पर तो कितना होगा हमारे पास, ये होगा ग्रेडियंट फाई इक्वल टू g1 का मान हमारे पास ये रहा e1 कैप ये रहा, g1 का मान h1 डेल फाई अपॉन में डेल u1, e2 कैप h2 कैप g2 का मान रखने पर डेल फाई का पार्शियल डेरिवेटिव u2 के रेस्पेक्ट में, e3 कैप h3 कैप डेल फाई डेल u3। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल फाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e1 कैप h1 कैप डेल अपॉन में डेल u1, e2 कैप h2 कैप डेल अपॉन में डेल u2 डेल u3, e3 कैप h3 कैप और फाई क्या आ गया कॉमन। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट का मान आ गया वो कितना आ गया, तो हमारे पास ग्रेडियंट डेल या ग्रेडियंट इसका जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया e1 कैप h1 कैप डेल अपॉन में डेल u1, e2 कैप h2 कैप, सॉरी h2 कैप नहीं है, e2 कैप अपॉन में h2 डेल u2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, e3 कैप h3 डेल अपॉन में डेल u3। ये जो हमारे पास समीकरण है इसको बोल दो, ये जो समीकरण इसका नाम है ग्रेडियंट, और ये जो हमारे पास है ग्रेडियंट फाई, ये किसी स्केलर क्वांटिटी का है, किसमें, ऑर्थोगोनल कैलिब्रेशन सिस्टम में समीकरण, ये तो ऑपरेटर है डेल ग्रेडियंट वाला, ये जो अदिश फलन समीकरण ये है, ये ऑर्थोगोनल वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश फलन की प्रवणता को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण, ये वाला समीकरण, उपरोक्त समीकरण वक्र रेखीय लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में
अदिश फलन की प्रवणता को व्यक्त करता है। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन एक कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस वाली और कर्ल वाली। ठीक है।